यूपी में सियासत अब मंडल कमंडल की हो गई है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के सबका साथ सबका विकास की मुहिम को चोट लगी है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी से नेता बागी हो रहे हैं, उनसे दिल्ली तक की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आज सियासी खिचड़ी खाई, जहां दलित कार्ड खेला गया। प्रमुख नेतागण आए हैं। जातीय समीकरण तय करता है यूपी की गद्दी। जातीय समीकरण तय करता है सूबे का मुख्यमंत्री। विकास, रोजगार और अपराध जैसे मुद्दे अक्सर फीके लगने लगते हैं। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर थी, लेकिन यूपी में सियासी खेल अब खुलकर मंडल कमंडल का हो गया। तो एक तस्वीर गोरखपुर से आई, जहां योगी आदित्यनाथ दलित परिवार के घर मकर संक्रांति के दिन भोजन करने पहुंचे। इन तस्वीरों में संदेश सबका साथ सबका विकास का था। इन तस्वीरों में संदेश बागियों के उस हमले पर था जो बीजेपी पर पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यूपी में बीजेपी की वापसी ही गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की सेंध के साथ शुरू हुई, जिसने लोकसभा में मोदी को प्रचंड बहुमत दिया तो 2017 विधानसभा में बीजेपी का वनवास खत्म किया। 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ऐसे कई विधायकों को लेकर आए जो गैर यादव ओबीसी जातियों से हैं। वहीं आला पदों पर जातियों के हिसाब से समीकरण तैयार किया गया, लेकिन अब बगावत तेज है। बीजेपी और बागियों में आर पार की जंग है। अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है, इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर थी, जिस पर अब मंडल कमंडल की राजनीति हावी होती दिख रही है। तब आपकी दलित के लिए प्रेम कहां चला गया था, जब हथरस की दलित बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के परमिशन के कर दिया गया था। तब तो आपको दलितों की याद नहीं आई, तब तो आप चुप रहे, मौन रहे, धृतराष्ट्र बने देखते रहे। आज चूंकि चुनाव आ गया है, आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित के यहाँ खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। आपको जवाब मिलेगा, दलितों की तरफ से वोट के माध्यम से करारा जवाब मिलेगा। बीजेपी आला कमान बगावत को थामने और चुनावी गणित को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है। दरअसल 2022 की लड़ाई का सीधा असर 2024 पर पड़ने वाला है। यादव जी के साथ आज इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाए। वो बीजेपी यूपी की जंग को 2024 से पहले का सेमीफाइनल मानती है, वहीं अखिलेश यादव इसे फाइनल जंग बता रहे हैं। इस बीच 24 करोड़ की आबादी और करीब 15 करोड़ मतदाताओं वाला ये सूबा तय करने जा रहा है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इस फैसले में ओबीसी वोट कितना अहम हो सकता है, ये इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। यूपी में करीब 35 से 37% ओबीसी वोटर हैं, वहीं यादवों की संख्या लगभग 10 से 12%।
2014 के बाद बीजेपी ने 25% गैर यादव ओबीसी वोटरों पर फोकस किया। CSDS के सर्वे ने दिखाया है कि 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 12 से 14% तक ज्यादा ओबीसी वोट मिले। 2017 में उसने इसे और मजबूत किया और 2019 लोकसभा चुनावों में तो उसे इन जातियों के करीब 45% वोट मिले। 2022 में जब बीजेपी के खिलाफ बगावत हुई तो ओबीसी मंत्रियों के पाला बदलने पर खुद सीएम योगी ने सामाजिक न्याय की बात करने वालों के खिलाफ मोर्चा संभाला कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। यूपी ऐसा सूबा है जहां सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। योगी उनमें से एक है। अब बीजेपी का मकसद 2022 की सेमीफाइनल जंग को जीतना है ताकि 2024 का रास्ता साफ हो सके। लिहाजा विधायकों और मंत्रियों की बगावत के बीच बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। लखनऊ में संतोष कुमार और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। से थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा धमाका कर दिया उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जहां संभावना ये थी कि अखिलेश के साथ आ सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है इसका ऐलान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। और क्या कुछ कहा, हमारे सहयोगी ने बात की, सुनिए जरा। सबसे पहले मैं खड़ा हूँ। नहीं, I've seen when you आजाद समाज पार्टी का गठबंधन सपा से नहीं होगा। चंद्रशेखर जी आप बताइए, ये गठबंधन नहीं हो रहा है, आपने साफ कर दिया, आखिर क्या हुआ जो ये बातचीत नहीं बढ़? देखिए, कुछ मुद्दों को लेकर असहमति है। पिछले 5 साल का कार्यकाल हमने देखा, हमें लगा कि ये नई सपा है, इसमें कुछ बदलाव होगा चीजों में, यहाँ बात होगी सामाजिक न्याय की, लेकिन वो मंचों से हो रही है। 25% दलित समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनके प्रतिनिधित्व के बगैर आप किस तरह सरकार बना लोगे? मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। 1 महीना 10 दिन से हम लोग लगभग बात कर रहे हैं और प्रयास किया गया कि बहुजन एकता बन जाए। आप देखिए, अभी तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए। अब पिछले 1 महीना 10 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कि एकजुटता बन जाए, बन जाए, बन जाए। हम उनके विश्वास पे खड़े हुए थे, विश्वास करके खड़े हुए थे। कल वो विश्वास जो है उनकी तरफ से ऐसा लगा कि तोड़ दिया गया है। ऐसा क्या हुआ? आपने क्या सीटों की मांग की थी या वो आपको लेना नहीं चाहते? देखिए, लड़ाई प्रतिनिधित्व की है, जिसकी इतनी संख्या पर उसकी हिस्सेदारी। बात सब, मैं मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूँ। आप ये बताइए, काशीराम साहब को तो बीजेपी राष्ट्रपति बना रही थी, वो तो नहीं बने। अगर सत्ता और सीटें और भागीदारी की बात होती तो यहाँ बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को जरूरत नहीं है। अखिलेश जी के लिए मेरी मंगल कामनाएं, खूब मजबूती से अपना चुनाव लड़ें। हम अपना चुनाव लड़ेंगे। आगे कैसे चुनाव लड़ेंगे? आगे किसको सम्मान करता हूँ? आगे कैसे चुनाव लड़ेंगे? किसके साथ जाएंगे? बताएंगे, 2 दिन में बता देंगे। क्या दलितों को लेकर लड़ाई तेज हो गई है? बीएसपी तो खाना खा रही है, बीजेपी के नेता तो खाना खा रहे हैं। बीजेपी के नेता खुद मुख्यमंत्री दलितों के घर में खाना खा रहे हैं। दलित का वोट तो आज भी अछूत मानते हैं, तभी तो खाना खा के दिखा रहे हैं। वो किसी ब्राह्मण के घर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? किसी ठाकुर के घर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि आज भी अछूत है। और देखिए, हम इनके साथ खाना खा के सम्मानित कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, दलित बुनियादी रूप से रीढ़ की हड्डी से अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करके खड़ा हो गया है और वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। आगे की क्या रणनीति होगी? किसके साथ जाएंगे? अकेले लड़ेंगे? प्रयास ये है कि जो बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करके तीसरा मोर्चा बनाए। अगर ये नहीं हो पाता तो बीजेपी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी से बात करके हम अपने दम पे। आजाद समाज पार्टी की तैयारी है कि अगर विपक्ष एक नहीं होता है तो अकेले चुनाव में जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की पूरी बातें अब खत्म हो चुकी हैं और चंद्रशेखर आजाद 2022 की लड़ाई में अकेले खड़े हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। अब देखिए, यूपी का चुनावी अतीत बताता है कि दलितों, पिछड़ों के समर्थन के बिना सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से दलित वोट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दलित वोट बैंक की गारंटी के लिए ही कल सीएम योगी दलित के घर भोज पे पहुंचे थे। अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाएंगे।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यूपी में दलितों को सियासी अहमियत देने का जो सिलसिला मोदी ने शुरू किया, अब वो योगी के जरिए आगे बढ़ रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी को दलित वोटों की बेहद दरकार है। योगी आदित्यनाथ दलित के घर सहपोज से नया संदेश दे रहे हैं। दलितों का दामन थाम लेने का भरपूर आह्वान हो रहा है, बीजेपी की तरफ से भी तो अखिलेश की ओर से भी। लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं। ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। यूपी चुनाव में इस वक्त पिछड़े और दलित वोटों को लेकर जबरदस्त दंगल हो रहा है। ये महज संयोग नहीं कि जब लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े ओबीसी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ता के घर सहपोज में सहभागी बन रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ और पिछड़े नेताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि जातीय समीकरण में वो बहुत आगे निकल आई है। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। कभी कभी विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो शब्द है और जो वाक्य है वो भी शायद सार्थक हो जाता है। एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाएं। बीजेपी को पता है कि पिछड़ों का वोट कितना अहम है। अगर ओबीसी वोट बैंक का जरा सा भी हिस्सा हिला तो बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। शायद इसीलिए बीजेपी का फोकस दलित वोट पर है। दलित के घर सियासी खिचड़ी का राजनीतिक मतलब क्या है, इसे समझने के लिए ये जान लीजिए कि यूपी में जिसने SC/ST सीटों में 65% जीत ली, उसकी सरकार बनी है। जैसे 2007 में 89 रिजर्व सीटों पर 61 में जीत मायावती की पार्टी की हुई, सरकार भी बनी। 2012 में 85 रिजर्व सीट थी, 58 अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती तो अखिलेश मुख्यमंत्री बने। 2017 में 86 रिजर्व सीट में से 70 बीजेपी ने जीती और सरकार बनाई। इसलिए अखिलेश यादव भी पिछड़े दलित वोटों के चुनावी प्रबंधन में पूरी ताकत से लग गए हैं और बीजेपी तो सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर लगातार पहले से ही सक्रिय है। आज तक ब्यूरो। अयोध्या बाट जोह रहा है, इंतजार कर रहा है उस फैसले का जिसमें योगी आदित्यनाथ के वहां से उम्मीदवार बनने की मुनादी होने वाली है। 2 दिनों में बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने की संभावना जताई जा रही है। अब खबर यह है
कि आज किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में बीजेपी 172 उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। अपना दल एस और निषाद पार्टी से भी सीटों के बंटवारे पर तकरीबन सहमति बन चुकी है। पहली लिस्ट पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि पहली ही लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम भी हो सकता है। सूत्रों से तकरीबन ये पुष्टि हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश चंद्र शर्मा को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी हो चुकी है। केशव मौर्य सिराथू से और दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी से चुनाव लड़ने वालों में एक और बड़ा नाम स्वतंत्र देव सिंह का भी हो सकता है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी पहली सूची में नजर आ सकता है, लेकिन सबकी दिलचस्पी तो अयोध्या और योगी पर ही होगी क्योंकि ये बीजेपी का इस चुनाव का बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लड्डू पेड़ा ये उत्सव का माहौल हो गया है क्योंकि अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें, क्योंकि योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से नाता रहा है। योगी जी के गुरु स्वामी श्री अवैधनाथ जी ने पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अयोध्या के गौरव को उन्होंने बढ़ाया। यहाँ सब संतों को अयोध्या ने देखा है, योगी जी को भी देख रहे हैं, एज मुख्यमंत्री के रूप में देखा है और वो मुख्यमंत्री होने के नाते से भी अयोध्या में बहुत आए हैं। वो उनका यहाँ स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा अगर वो यहाँ से आते हैं। योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से उतारने के पीछे बीजेपी को योजना हिंदुत्व की जमीन को और पुख्ता करने की है। ये कहने की बात नहीं कि अयोध्या सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक संदेश है कि बीजेपी को इस चुनाव में भी हिंदुत्व का ही आसरा है। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो देखिए, इंतजार 12:30 बजे तक का करना होगा। पहली लिस्ट कितने उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है और जो नाम 3 प्रमुख तौर पे केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और सीएम योगी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, आखिर मोहर भी आज जब इस लिस्ट में आती है, जब जानकारी तो सामने आ सकती है। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, देखिए, एक तरफ तो इंतजार इन सूची पर होने वाली, इस पहली लिस्ट पर होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक सियासी बम अब से थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर आजाद ने फोड़ा जब उन्होंने ये कहा कि जो संभावनाएं दिख रही हैं समाजवादी पार्टी के साथ वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, यानी उनके साथ वो नहीं जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, आज इस बात की उम्मीद हो रही थी कि शायद समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे आते हैं, उससे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका जाता है, इजाजत ना होने की बात होती है, फिर वो किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई उनको सफलता नहीं मिल पाई और दलित विरोधी होने का आरोप वो अखिलेश यादव पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की आज पहली लिस्ट आनी है। दोनों चरणों के चुनाव को लेकर के आज लगभग 172 नाम जो कि फाइनल किए गए थे उनको सामने आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लगभग पूरी तरीके से तय है कि वो अयोध्या से लड़ेंगे। तो वहीं बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य, तो वो भी सिराथू से उनके संभावना है ये चुनाव लड़ने की। स्वतंत्र देव सिंह भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से मैदान में हो सकते हैं। तो तमाम तरह की जो बातें और सुगबुगाहट के बीच में बीजेपी ने आखिरकार आज के दिन इस सूची को 12:30 बजे इस समय तय किया है जब नाम आ जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ जो तमाम विधायक और मंत्रियों का जाने का सिलसिला समाजवादी पार्टी में दिखाई दिया, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी मानती है कि संगठन के लोगों को तरजीह मिलेगी और उसकी साफ झलक आज की इन लिस्टों में दिखने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। राम मंदिर को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए यहाँ 24 घंटे काम चलता रहता है और राम मंदिर की नींव का काम पूरा हो चुका है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस पावन भूमि पर इस समय हम खड़े हैं, ये वही जगह है जहां पर राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। ये निर्माण कार्य देखकर नीरस जरूर लगता है, लेकिन ऐसा समझिए कि 2025 तक जो तस्वीर हमारे सामने होगी वो एक भव्य राम मंदिर की होगी। उससे पहले जो काम हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है, पहले चरण का कार्य पूरा हुआ है और अब फरवरी से दूसरे चरण का काम शुरू होगा,
दूसरे चरण में यहाँ पर प्लिंथ डाली जाएगी, लगभग 21 फीट ऊंचाई उसकी बताई जा रही है। इसमें 5 महीने का समय लगेगा। प्लिंथ पड़ने के बाद ही उस पर गर्भगृह का निर्माण होगा। सबसे महत्वपूर्ण स्थान एक मंदिर में वो गर्भगृह जिसका निर्माण यहाँ पर होगा। उसके साथ ही 2023 दिसंबर का लक्ष्य है कि जो भक्त हैं वो अपने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आ पाएंगे, लेकिन तब तक भी पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न नहीं हुआ रहेगा। उसके लिए 2025 की प्रतीक्षा करनी होगी। 2025 में रामलला का भव्य मंदिर अपने पूर्ण रूप में यहाँ पर तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। ये बीच का जो प्रांगण आप देख रहे हैं और जो उठी हुई भूमि का हिस्सा आप देख रहे हैं, वहां पर मंदिर का निर्माण होगा। इसके आसपास प्रांगण का विकास होगा। आसपास जो पूरी आप समतल भूमि देख रहे हैं, वहां पर प्रांगण का विकास होगा और उसके आसपास जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि एक सांस्कृतिक गलियारा यहां पर तैयार रहेगा, जहां पर जो लोग आते हैं वो रामलला के जीवन के दर्शन कर सकते हैं। उस तरह के प्रबंध यहां पर किए जाएंगे। यानी कि समझ लीजिए कि यहां पर भी एक कॉरिडोर नुमा शक्ल ही आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मजदूर खड़े हैं वो रह कर जैसे ही एक कार्य उनका संपन्न होता है वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये अद्भुत दृश्य है जो और किसी जगह आपको उस तरीके से नजर नहीं आती है। लेकिन पहले चरण के पूर्ण होने के साथ ही उत्साह सब में भरपूर है। बहुत कम जगह हमने देखा है कि जो काम करने वाले होते हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं जैसे ही कोई काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी देख रहे हैं जितना आस्था भी मुझे यहाँ पे काम करने वाले लोगों में ना। यहाँ पे तो सब लोग तो बहुत हैप्पी है एवं फोर्सफुली माने जोश लेके काम कर रहा है, क्योंकि ये श्री राम जन्मभूमि का है। तो ये तो बहुत आकर्षणीय केंद्र स्थल है। हमारा सर्विस लाइफ में मैं जिसको ही बोलता हूँ वो बोलता है अरे तुम तो बहुत लाकी है जो इस जगह में आ गया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सर क्या मुश्किलें आ रही हैं? बताया गया कि पहले जमीन के नीचे बहुत रेतीली सी मिट्टी भी मिली थी। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे डिजाइन एनालिसिस हुआ था तो सोचा गया था जो पाइलिंग करके कंक्रीट होगा, लेकिन इसमें जो सॉइल कंडीशन देखा दिया है तो उसमें पाइलिंग का ये कैंसिल हो गया। ठीक है, पाइलिंग कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक्सकवेशन करके इंजीनियरिंग फिलिंग हुआ है, जिसको RCC बोलता है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये जो आप लेवल देख रहा है वहाँ पे वो है कंक्रीट हुआ। उसमें से ऑलमोस्ट 52 फीट डेप्थ में गया है कंक्रीट, जिसका क्वांटिटी हुआ है ऑलमोस्ट 1,32,000 MQ। ठीक है, तो 1,32,000 MQ कंक्रीट खत्म करने के लिए 4 से 4.5 महीना लगा था। उसके बाद अभी जो रैप देख रहा है 1.5 मीटर हाइट का, इसी का कंक्रीट चल रहा है। ये भी ऑलमोस्ट 9,000 MQ का आसपास है। वो भी आपका जनवरी एंड में खत्म हो जाएगा। इसके बाद 6 लेयर को स्टोन बैठेगा, जिसका हाइट मतलब ऑलमोस्ट 20 फीट हाइट स्टोन बैठेगा, जैसे मिर्जापुर स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन मिलके 6 लेयर होने के बाद उसका वो होगा 4 लेवल। तो 4 लेवल से ऑलमोस्ट 160 मीटर हाइट में वो मंदिर का चूड़ा बनेगा। 3 लेवल का स्लैब होगा। ठीक है, ये समझे कि ये पहला चरण पूरा हो गया है, फर्स्ट फेज जिसको कहेंगे कि जो नींव पड़ने। अभी जो कंक्रीट स्टेज चल रहा है, इसके बाद पत्थर का काम शुरू होगा। ठीक है, फर्स्ट फेज नहीं मानेंगे? नहीं, फर्स्ट फेज नहीं। फर्स्ट फेज आप फेज वाइज बोलेगा तो आप एक लेवल वाइज बोल सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, उसके बाद पत्थर का काम शुरू होगा। और सबसे बड़ा ये चीज है, यहाँ पे कोई कंक्रीट का काम नहीं होगा। अब जब से पत्थर का काम शुरू हो जाएगा, इस लेवल से पूरा पत्थर का स्लैब होगा, सब कुछ होगा। जिस रफ्तार से चल रहा है काम वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने उम्मीद की थी? एज पर शेड्यूल हिसाब से ठीक ही चल रहा है। यानी 2025 में मंदिर यहाँ पर देखेंगे? बाई 23 दिसंबर ये मंदिर चालू हो जाएगा। दर्शन के लिए लोग आ पाएंगे? अवश्य। ये पार्ट ए में मंदिर का यह है। पार्ट बी में क्या हुआ, इसके एसेसरीज जो होता है, धर्मशाला होता है, लंगर खाना, लाइब्रेरी, म्यूजियम, वो सब होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 साल 4 साल लगेगा। एक समय था जब इस क्षेत्र में आने के लिए कैमरे क्या आम भक्तों को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। मुश्किलें तो अभी भी आ रही हैं, लेकिन लोगों को कम से कम ये आश्वासन है कि रामलला एक टेंट में नहीं है, तिरपाल में नहीं है। बदलने के लिए रोज नए नए वस्त्र उन्हें मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या 30 बार आ चुके हों अपने कार्यकाल में, तो हर दफा वो यहाँ के कामकाज का निरीक्षण भी करते हैं कि क्या सब कुछ समयबद्ध तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है।
कुछ ही समय में जब यहां पर मंदिर आकार लेने लगेगा, तब यही धरती आपको बहुत अलग नजर आएगी। अभी एक ढांचा है, लेकिन निर्माण पूरा होते ही ये आस्था का एक ऐसा केंद्र में परिवर्तित हो जाएगा जिसकी ओर समूची दुनिया की निगाहें रहेंगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक।